गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। देखिए, कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम सभी को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो एनर्जी की, और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है, और कोयला और पेट्रोलियम के जो उत्पाद होते हैं उनसे एनर्जी मिलती है। आप लोगों को पता है, जो पूरा विश्व है उसमें जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले, सबसे ज़्यादा जो रिच कंट्री है, उनका इतना पैसा होना उनके पास, उसका मेन रीज़न ही यह कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद हैं। इसी की वजह से वो इतने डेवलप्ड हुए हैं, उनके पास इतना आर्थिक रूप से वो लोग सक्षम हो पाए हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली हुई है। किससे? कोल और पेट्रोलियम। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि क्या कोल है, क्या पेट्रोलियम्स है, उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं। और अगर हम एग्ज़ाम की दृष्टि से भी देखें तो कई एग्ज़ाम से में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो हम इनको पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पूरे अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमें जो समझना है वो ये है कि यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। तो दो तरह के हैं, एक है प्राकृतिक यानी नेचुरल, और दूसरे होते हैं मानव निर्मित यानी कि मैन मेड। तो जो प्रकृति द्वारा हमें दिए जाते हैं, सिंपल सी भाषा में जो प्रकृति हमें प्रदत्त करती है वो उन चीज़ों की सूची यहाँ बनाना है। और जो मानव निर्मित मतलब जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तो ये सिंपल सा आप लोग कर लेंगे, इसमें फिलिप कर लेंगे। अब जो भी हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं वो प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये वाली डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि नेचुरल रिसोर्स या प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो आप ये उत्तर लिख सकते हैं कि जो हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज, ये सब। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो उसका नाम है प्रकाश। तो ये सब किस में आ जाते हैं? तो प्रकाश में कौन सा? सूर्य का प्रकाश, नाम याद रखिएगा, है ना। ये प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किया गया है। तो जो भी प्रकृति हमको देगी वो सब नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे ये मैंने अभी नाम बताया ना, ये सब जो होंगे वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब इस यदि हम इनमें देखें, है ना, यहाँ पर तो दो तरह के पॉइंट यहाँ पर शो किए हैं। एक जो दे रखा है वह नाम लिखा है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा नाम दे रखा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। इन दोनों पॉइंट को हम समझ लेते हैं। अच्छा, इसका एक एक नाम और है, हिंदी में ही है नाम, वो है नवनीकरण और अनवनीकरण। तो नवनीकरण इसमें प्राकृतिक संसाधन में आ जाएंगे कौन से? अक्षय भंडार, ऐसा भंडार जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है। मानव यदि इनका काफ़ी यूज़ भी कर ले, मानव जो अपने क्रियाकलापों में इसको यूज़ भी कर ले, जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। हम इनका कितना, अब जैसे सनलाइट है, हम इसका कितना ही उपयोग कर ले, करते हैं ना, जैसे पौधे अपना खाना बनाते हैं, हमें भी विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा कई जो प्रोसेस होती है वो सब हमें सूर्य के द्वारा हमारी कंप्लीट होती है। दिखाई भी तो सूर्य के प्रकाश में ही हमें अच्छे से दिखता है, अंधेरा में दिखता है, रात में कुछ नहीं दिखाई देता है। तो सूर्य जो है वह एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और कई चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन हो गए। और कैसे प्राकृतिक संसाधन? जो कभी समाप्त नहीं होने वाले, जब तक हम जिएंगे तब तक ये हमें आसानी से उपलब्ध रहेंगे। लेकिन दूसरा नाम दिया है समाप्त होने वाले या अनवनीकरण, जिन्हें हम नहीं बना सकते हैं। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित होती है, ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा खत्म हो जाते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण कौन कौन से हैं? वन जीव, खनिज, लोह, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब यहाँ याद करना है, वो तो नेचुरल जो हमने रिसोर्सेज पढ़े हैं अक्षय वाले, वो तो आपको समझ में आ गए होंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु और हमारी मृदा, पानी, ये सब आ जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें जो तुरंत हम यदि यूज़ करें और ख़त्म हो जाए, तो वन, अगर हम पेड़ों की कटाई कर देंगे तो ख़त्म हो जाएंगे पेड़, जीव जंतु को मार देंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, उनको बनने में काफ़ी समय लगता है। खनिज पदार्थ, खनिज में कौन, जितनी भी मेटल वगैरह आ जाएगी, ये सब जितना यूज़ कर लेंगे हम, तो वो भी एक समय बाद ख़त्म हो जाएंगे।
क्योंकि पृथ्वी में तो एक लिमिट मात्रा में ही है ये। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, तो ये खत्म हो सकते हैं, इनको हम बना नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक एक्सपेरिमेंट दिया है, ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए दिया गया है ताकि यदि हम ज़्यादा यूज़ करेंगे ना इन सब संसाधनों का तो ये खत्म हो जाएंगे। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण हमारे जिनके बारे में हमको पढ़ना है, जिन खनिज। अब खनिज में है ना, यहाँ पर जिस चीज़ का हमको अध्ययन करना है उसमें है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। हमारा जो पूरा चैप्टर है वो इसी पे डिपेंड है, तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है जीवाश्म ईंधन। तो हमें ये क्वेश्चन भी बनता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो इसको समझ लेते हैं, जीवाश्म से क्या मतलब होता है। देखो, यहाँ करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी में कुछ भूगर्भीय हलचल हुई, उस वजह से क्या हुआ, जो वहाँ की वनस्पति थे, जीव जंतु थे, वो सब क्या हुआ, उस भूगर्भीय हलचल के कारण पृथ्वी में दब गए। आप लोगों ने देखा होगा अभी भी कई जगह पर कई प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती है। अभी लेटेस्ट हम उदाहरण ले लें टर्की का, वहाँ पर भी वो हुआ ना, सुनामी आई है, सारा पानी, भूकंप आया है। तो इसी तरह की जो भूगर्भीय घटनाएं होती है ये इसी तरह की होती है। सुनामी आती है, जो हमारी पृथ्वी होती है उसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स रहती है, वो प्लेट्स क्या करती है, हिलती हैं। इस वजह से हमारी जो धरती वो भी हिलती है। तो कई जगह क्या होता है, धरती फट जाती है, उसमें गैपिंग आ जाते हैं। पुराने समय में बताते हैं ना कि राम भगवान के समय रामायण में बताते हैं ना कि सीता जी धरती में समा गई थी, है ना, कि वो एक धार्मिक ग्रंथ है। बाकी यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो जो पृथ्वी होती है वो उसमें गैपिंग होती है और अंदर की ओर वो सब दब जाते हैं। अब ये दब गए, दबने के बाद अगर किसी कठोर चट्टान के बीच में ये आ जाते हैं तो इनका क्या होता है, काफ़ी समय धीरे धीरे होती है ये प्रोसेस, जल्दी से नहीं होती है, धीरे धीरे ये प्रोसेस होती है और उनका जो लिक्विड होता है जितनी भी बॉडी में वो सब तो बाहर निकल जाता है और ये क्या एक जीवाश्म के रूप में रह जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि जो कोई लकड़ी वगैरह थी ये सब क्या हो गए, धरती के नीचे काफ़ी गहराई में इन हलचलों की वजह से काफ़ी गहराई में जाकर दब गए और किस में बदल गए, ईंधन के रूप में। क्योंकि हम कोयले का प्रयोग किस में करते हैं, अधिकतर हम सामान्य बोलेंगे तो भाई ईंधन के रूप में ही इसका प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोल, डीजल, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, इनका भी हम ईंधन, कैसे ईंधन, कई जैसे हम रोशनी करना है, बल्ब जलाना है, कई जगह पर गैस के द्वारा बल्ब जलाए जाते हैं। या फिर हम सड़कों पे जो लाइट देखते हैं ना, स्ट्रीट लाइट जिसे बोलते हैं, उनमें भी इन गैस और पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। पुराने ज़माने से लेकर देखिए आप, केरोसिन का, लालटेन का प्रयोग किया जाता था जो अब नहीं किया जाता है ना। तो ये पुराने समय से चले आए। कोयले का भी हम घरों में भी प्रयोग करते थे, अब तो गैस आ गई है, गैस भी इसके अल्टरनेट हुआ ना, तो गैस का प्रयोग करने लग गए। और जैसे पहले, अभी तो ट्रेनों के बारे में देखते हैं तो ट्रेन पहले कोयले से चलती थी, फिर डीजल से चलने लगी, अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी आने लगी जो करंट से चलती है। तो ऐसे इन सब का प्रयोग कैसे हो रहा है, यही ईंधन के रूप में हो रहा है। तो ये इसीलिए हम ये जीवाश्म तो हो गए, जो पृथ्वी में दब गए थे वो जीवाश्म बन गए, लेकिन बनने के बाद हम किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, ईंधन में। तो इसको हम इसीलिए जीवाश्म ईंधन कहेंगे। अब सबसे पहले जिस जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ना है वो है कोयला। ये कैसा होता है, पत्थर जैसा कठोर काले रंग का होता है। ये यहाँ पर भी वही बताया है कि 300 मिलियन साल पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक उपकरण के कारण वन मृदा नीचे दबते चले गए और जम गए, इनके ऊपर अधिक मृदा जमती गई, धीरे धीरे ये अंदर गहराई में दबते चले गए। अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ बनता है, क्या बनता है कि यहाँ पर आ जाता है उच्च दाब और उच्च ताप। पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल जाते हैं। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। अब यहाँ पर ये वाला भी याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कोयले में मुख्य रूप से क्या रहता है, तो कोयले में मुख्य रूप से क्या रहता है, कार्बन। हम लोगों की बॉडी भी जो है ना पूरी कार्बन से बनी है। अधिकतर जितने भी इस पृथ्वी पे पदार्थ हैं वो सब किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने। हम सब कार्बनिक पदार्थ में आते, हमको सबको जलाएंगे ना तो क्या बनता है, लास्ट में कार्बन बचता है, कोयला ही बचता है।
मृदा वनस्पति के धीमी प्रक्रिया से कोयले में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है ना। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए कि कार्बनीकरण किसे कहते हैं। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है। क्योंकि यह वनस्पति अवशेषों से बना होता है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। यहाँ चित्र में एक कोयले की खान भी दिखाई हुई है। ये देखिए कोयले की खदान है। कोयले की खदान कैसी बनी होती है कि जैसे एक पूरा पहाड़ जैसा ले लेंगे हम, और पहाड़ को जब हम खुदाई करेंगे, सब जगह नहीं खुदाई करेंगे तो कोयला निकलेगा, जहाँ पर उसके स्रोत है, जहाँ पर कोयला है वहाँ पे खुदाई करते करते काफ़ी अंदर तक गहराई में, पता है मजदूर लोगों को कितना काम करना पड़ता है, काफ़ी गहराई में अंदर जाना पड़ता है। कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। कई लोग इस गुफाओं में दब के मर भी जाते हैं मजदूर। क्यों मर जाते? क्योंकि वहाँ एकदम से गैस निकलने लगती है। तो काफ़ी गहराई में खुदाई करते करते इनको बाहर निकाला जाता है, फिर छोटी छोटी ट्रॉलियर्स में भर के इनको बाहर की तरफ कर दिया जाता है, ताकि फिर वहाँ से सप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे एक कोयले की खान को शो करा हुआ है। अब यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि वायु में गर्म करने पे कोयला जलता है, और मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है, ये आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि यदि हम वायु में कोयले को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उत्पाद बनते हैं। अब कोयले का यदि हम और इसको प्यूरिफाइड किया जाता है तो क्या क्या बनता है? एक नाम याद रखिएगा आप, ये है कोलतार, कोक, दूसरा कोलतार, और तीसरा यहाँ दिया है कोल गैस। तो ये नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, कोक, कोलतार और कोयला गैस। अब सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा कोक। यह कठोर होता है, सरंध्र होता है, काला होता है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, यानी कि इसमें 90% कितने 90% इसमें कार्बन होता है, और ये बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। 90 से 99% भी कर सकते हो आप, है ना। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अब देखिए कोक का उपयोग, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ भी बनता है कि क्या किस में इसका उपयोग होता है। तो इस्पात समझते हैं आप लोग क्या होता है? इस्पात मतलब स्टील जो बर्तनों को हम घर में यूज़ करते हैं ना, उनको बनाने में इसको जब हम इस्पात को गलाया जाता है ना, तो उसके बाद में स्टील बनता है जो लोहा अयस्क होता है, तो उसके साथ थोड़ी सी मात्रा इसकी भी मिलाई जाती है ताकि बिल्कुल परफेक्ट आपका स्टील तैयार हो। और फिर स्टील में और ज़्यादा अच्छे से बनाने के लिए हमारे फिर बर्तन तो खैर बाद में बनते हैं, पहले इस्पात का ही निर्माण होता है, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसके थ्रू इसमें तो और निकिल वगैरह भी मिलाया जाता है। तो मेनली इस्पात उद्योग जो होता है ना, उसमें कोक का प्रयोग किया जाता है। बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो धातुएं जब निकाली जाती है ना जमीन में से, तो उनको साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके साथ एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जैसे सेल वगैरह आप लोगों ने देखेंगे, उसके बीच में एक ब्लैक कलर का कार्बन रहता है, एक लाइन जो रहती है वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोड्स भी कोक के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो अब हमारा आ जाता है कोलतार। नेक्स्ट है कोलतार। यह अप्रिय गंध वाला, बदबू आती है, काला गाढ़ा द्रव होता है, 200 पदार्थों का सम्मिश्रण होता है। ये देखिए कोलतार को भी इन्होंने दिखाया, काला एकदम तेल सा होता है, और बहुत ही हम इसको ज़्यादा देर तक सूंघ नहीं सकते हैं। तो इसमें है ना 200 पदार्थ मिले हुए होते हैं। कोलतार के उत्पादों का उपयोग दैनिक जीवन में बहुत काम में आता है। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक निर्माण उद्योगों में, जैसे अब आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन आ चुकी है, इस पर भी कई ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। तो देखें हम कोलतार के क्या क्या यूज़ है। संश्लेषित रंग, औषधियाँ, विस्फोटक सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में इनका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग ये नाम सारे याद कर लीजिएगा। कई बार ये वाले ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं कि भाई कोलतार से क्या क्या, संश्लेषित रंग और पेंट से यहाँ तात्पर्य जो हमारे पेंटिंग नहीं करते हैं, वो सारे जो पेंट होते हैं ये इसी से प्राप्त होते हैं, कोलतार से। फोटोग्राफिक सामग्री, जो फोटोग्राफ्स लेते हैं ना आप लोग, वो। इसके अलावा विस्फोटक, बम वगैरह बनाना है ना, उसके लिए भी।
और छत के निर्माण की सामग्री। अब यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज़ दी है, आप लोगों के घर में एक छोटी छोटी व्हाइट कलर की बॉल जैसी छोटी छोटी गोलियां रखी जाती है, जिसे हम फिनाइल की गोली के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में फिनाइल की गोली क्या होती है, वो होती है नेफ्थलीन की बॉल्स। क्या होती है, नेफ्थलीन बॉल होती है, और ये किससे बनाई जाती है, कोल तार से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आ सकता है ना भाई कि नेफ्थलीन बॉल कहाँ से, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोल तार से प्राप्त होती है। इसके अलावा पक्की सड़कों के निर्माण के लिए कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। अब ये बिटुमिन को भी हम समझेंगे। तो ये बिटुमिन जो होता है ना, वो कोयले का एक रूप है, 4 प्रकार के होते हैं, अभी आते हैं अपन इस पे भी। तो यहाँ पे कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस मिलती है, और कोयला गैस जो होती है संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योग में ईंधन के रूप में काम में लाई जाती है। क्या यूज करते हैं इस कोल गैस का, इसको भी ईंधन के रूप में यूज में लाते हैं। अब इसको भी हम पढ़ लेते हैं। लंदन में 1810 तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी करने के लिए किया गया। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा स्रोत के रूप में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी ना, तो उसमें कोयला गैस का उपयोग किया गया था। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम तीसरा जो हमारा है, हमने कोक पढ़ लिया है, उसके बाद हमने कोलतार पढ़ लिया, अब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। ईंधन, अच्छा पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होता है ना, पेट्रोल का एक और नाम है गैसोलीन। ये भी याद कर लीजिए, कभी गैसोलीन नाम से आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पेट्रोल समझ जाइएगा उसको। ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग स्वचालित वाहन, जितने भी गाड़ियां हमारी होती है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार में, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। भारी मोटर वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर को चलाने के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें पेट्रोलियम कहा जाता है। अब ये कैसे बनता है, तो इसका निर्माण की प्रोसेस भी यहाँ पर हम इसको भी अच्छे से समझेंगे कि समुद्र में रहने वाले जीवों के द्वारा इन पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण हुआ है। जब ये जीव मर जाते हैं, इनके शरीर में जो समुद्र का पैंदा होता है ना, समुद्र की होता है, जिसके अंदर जैसे बहुत सारे, आप लोगों ने अभी, हम समुद्र के बारे में बहुत कम जानते हैं। पृथ्वी पे जैसे स्थल है, स्थल पे पाने जाने वाले जीवों के बारे में ही अभी हम पूरी तरह से नहीं जान पाए। तो हम समुद्र में अथाह विशाल भंडार है किसका, इन पेट्रोलियम गैसेस का। तो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम डीजल, इन सब का काफ़ी मात्रा में है। तो क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में जीव जंतु निवास करते हैं। वनस्पति यानी कि शेवाल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, टनों से होती है समुद्र के अंदर। अब ये क्या होती है, जब इन सब की डेथ हो जाती है, सारे जीव जंतु जितने भी हैं, वनस्पति, वो डेड होने के बाद में जो तलछटी होती है उस पर मरने के बाद कहाँ जाएंगे, नीचे ही आएंगे, और वहाँ क्या रहती है, रेती रहती है, उसके ऊपर वो डिपॉजिट होते जाते हैं, डिपॉजिट, और ये क्या होते हैं, नीचे जमते जाते हैं, फिर उनको, तो ऐसा 1 या 2 दिन में नहीं, लाखों साल लगते हैं, डिपॉजिट होते होते बिल्कुल नीचे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट याद करिएगा, वायु की अनुपस्थिति। ये 3 पॉइंट मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था, याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसके बाद भी यहाँ पे देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार दर्शाए गए हैं। चलो इसको समझ लेते हैं कि पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे होता है, कैसे इस अब ये पेट्रोलियम तो बन गए, आप देखेंगे पेट्रोलियम पदार्थ तो हमने बने हुए हैं प्रकृति में, अब इनको निकालेंगे कैसे, इनको जो है जमीन के अंदर से बाहर कैसे निकाला जाता है। तो ये गहरे रंग का तेली द्रव होता है, इसकी गंध अच्छी नहीं होती है। पेट्रोलियम गैस, डीजल, स्नेहक, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है, और इनको संगठक या प्रभाज द्वारा निकाला जाता है। तो सबसे पहले यदि हम इस चित्र को देखेंगे, तो यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। देखो समुद्र का प्रयोग क्यों किया गया है, कि समुद्र में क्या होता है कि पानी में आसानी से ड्रिलिंग हो जाती है, और वहाँ पे सतह कम भी हो जाती है। मतलब हम देखिए किसी पर्वत को खोदना है तो हमको कितना अंदर डील करना पड़ेगा, लेकिन समुद्री सतह में पानी में आसानी से पाइप चले जाता है। पाइप जाने के बाद जमीन को आसानी से छेद के वहाँ पर वो जो परपटी बोलते हैं ना, हम यदि पृथ्वी की संरचना देखें तो भूपरपटी जो 29 किलोमीटर होती है, वहाँ पे उसकी जो साइज जो होती है ना कम हो जाती है, 10, 12, 14
फीट तक ही होती है, 29 नहीं होती है, तो वहाँ पे आसानी से ड्रिलिंग हो जाती है। तो इस तरह के वहाँ पे कुएं, हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की पाइप डाले जाते हैं। ड्रिल करना यानी छेदना, और उसके द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनके द्वारा हम उस पर ड्रिल किया जाता है उस ज़मीन को। तो देखियो यहाँ पे चित्र भी दिखाया है कि ये वाटर लेयर है, उसके ऊपर चूंकि तेल और गैसेस जो होते हैं वो हल्के होते हैं। हम लोग घर में भी देखें, अगर हमारे पास पानी भरा है तो तेल उसमें गिर गया है तो ऊपर तैरेगा, क्योंकि वो हल्का होता है। तो यहाँ भी ऐसा है, जो तेल है, गैसेस है, वो हल्की होती है। और ये सब चट्टानों को जब हम ड्रिल किया जाता है, चट्टानों को जो ड्रिल करके पाइप्स अंदर डाले जाते हैं, तो ऊपर की तरफ ये होते हैं, और इनको फिर पंप द्वारा ऊपर निकाल लिया जाता है। अब ये निकालने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे होंगे, ये चित्र देखिए। तो ये प्रभाजी आसवन का है चित्र है, जिसमें कि ये इसके अंदर वात्या भट्टी भी बोलते हैं इसके अंदर ये जो निकाला जाता है। अब ये जब निकाला जाता है तो इसमें तो बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी, डायरेक्ट हमें पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, इसको हमें प्यूरिफाइड करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो इसको अलग अलग टेम्परेचर पर साफ किया जाता है। तो इस तरह की, ये यहाँ पर जो चित्र दिया है, इस तरह की एक बना होता है, और उसके अंदर इसको डाला जाता है। तो देखो, हर चीज़ का जो होता है टेम्परेचर अलग अलग होता है। जो हल्की चीज़ें होती है जैसे गैस वगैरह है, तो सबसे पहले जैसे ही इसको हम गर्म करते हैं, इसको बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो यहाँ से क्या होता है, सबसे ऊपर यहाँ पे देख लें हम, तो यहाँ पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 20 डिग्री थोड़ा सा ही गर्म करेंगे। और जो गैसें होती हैं, गैसें क्या होती है इससे बाहर, तो ये यहाँ पे अलग अलग जगह पर यहाँ पर पाइप्स लगे होते हैं। तो गैस हल्की होती है, जब जैसे ही इस कोल तार को जो हमने निकाला है उसको हीट किया, तो हीट करने के बाद में ये पाइप द्वारा अलग कर ली गई। इसके बाद में पेट्रोल 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इस पाइप के द्वारा निकाल लेंगे। फिर नेफ्थलीन है, कैरोसिन है, कैरोसिन 170 पे है, डीजल 270 पे है, लुब्रिकेंट ऑयल जो है वो निकलता है, और नीचे फ्यूल ऑयल बचता है, बिटुमिन बचता है, एस्फॉल्ट बचता है। तो ये सब नीचे। अब देखो यहाँ पे एक हो सकता है आपको कट रहा हो, देखिए फिर भी मैं बताती हूँ। अभी जो गैसेस निकलती है, गैस कौन सी, हमारी LPG गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप इसका नाम भी याद कर लीजिए। इसका मेन संगठन होता है ब्यूटेन, आप इसको नोट करिए क्योंकि ये शायद बुक में नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरल पेट्रोलियम गैस का जो प्रयोग करते हैं, उसका संगठक, मुख्य संगठक क्या है उसमें, तो उसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। अब ये कैसे भरी जाती है, हमारी टंकियों में जो होती है ना गैसेस, कैसे भरी जाती है, तो उसको क्या किया जाता है, बहुत संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड किया जाता है, काफ़ी दबाव के साथ हमारा जो गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर भरा जाता है। तो उसके अंदर जो गैस होती है वो कैसी हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में। जब गैसों पे दबाव डाला जाता है तो वो लिक्विड हो जाती है। तो हमारे सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो लिक्विड फॉर्म में भरी होती है, इसीलिए इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। और जैसे हम नॉब खोलते हैं, उसका वायु दबाव कम होता, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कम होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। हमें तो बाहर गैस ही दिखती है। अच्छा, एक चीज़ और अच्छा आपका बता देती हूँ कि आप जो खुशबू सूंघते हैं ना गैस लीकेज की, कई बार गैस लीकेज हो जाती है, हम नॉब खुला छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, एक्चुअल में गैस में कोई भी खुशबू नहीं होती है। वो तो चूंकि ये जहरीली होती है, जो हम खाना पकाने वाली गैस होती है ना, वो अगर हमारी सांस में चले जाए तो हमारी डेथ हो सकती है। तो हमें, अगर इसमें तो खुशबू होती ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, कोई महक नहीं होगा, तो इसमें क्या एथिल मरकैप्टन डाला जाता है, जिसकी वजह से हमें वो स्मेल आती है ना। तो हमको पता चल जाएगा कि भाई हमारी गैस लीकेज हो रही है, और हम उस नॉब को बंद कर देते हैं। तो ये हमें प्राप्त हो गई। हम इसका प्रयोग गैस में किया जाता है। फिर पेट्रोल, डीजल, इनका प्रयोग किस में किया जाता है, वाहनों को चलाने में किया जाता है। और नेफ्थलीन का केमिकल्स यूज़ किया जाता है, कई प्रैक्टिकल्स में भी इनका यूज़ किया जाता है, कई चीज़ों को साफ़ करने के लिए भी। कैरोसिन का भी, और इसके अलावा यहाँ पर इनका प्रयोग उसमें जेट ईंधन के रूप में भी किया जाता है, हवाई जहाज चलाने के लिए भी किया जाता है। डीजल का भी देख लिया आपने, वाहनों को चलाने में किया जाता है, जो भारी वाहन होते हैं उनको। फिर लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक, लुब्रिकेंट्स ऑयल्स मतलब स्नेहक, पैराफिन, मोम्स आते हैं इसमें, और स्नेहक कई वैसलीन वगैरह हम लगाते हैं ना, या फिर इसके नीचे लुब्रिकेंट के नीचे ग्रीस काला रंग का, आप मशीनों को चलते हुए देखा होगा, फिर घड़ की आवाज़ आने लगती है, भाई थोड़ा सा ग्रीस लगा दो, अच्छे से चलने लग जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही प्राप्त होता है नीचे की ओर।
फ्यूल ऑयल भी प्राप्त होता है और बिटुमिन यानी कि जो कोयला होता है वो प्राप्त होता है, और एस्फाल्ट इसमें दिखाया नहीं, बाकी एस्फाल्ट भी प्राप्त होता है। और इन सब में ये जो लास्ट वाला जो बचता है डामर, जिसे हम बोला जाता है डामर वगैरह, तो काले रंग का एक तरल पदार्थ होता है जिससे सड़कों को बनाया जाता है। यहाँ पर इसको बस ये इस तरह से इसको समझ लीजिए। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब ये जो हमने इनको अलग अलग किया है ना, इसको बोलते हैं परिष्करण, और यह पेट्रोलियम परिष्करण या पेट्रोलियम पदार्थों का संशोधन या प्यूरिफिकेशन भी कहलाता है। अब देख लेते हैं क्या क्या किन किन उपयोग, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दो पेट्रोलियम गैस या एलपीजी गैस घरों उद्योगों में ईंधन के रूप में, पेट्रोल, मोटर, शुष्क धुलाई। अब ये शुष्क धुलाई क्या होता है इसको भी समझा देती हूँ। शुष्क धुलाई मतलब जो हमारे ड्राई क्लीनिंग, हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई क्लीन करवाना है सूट को, काफ़ी महंगा है, तो जो सूट की ड्राई क्लीन होती है वो कैसे होती है, बस पेट्रोल रहते हैं, पेट्रोल से उसकी क्लीनिंग की जाती है। तो ये हो गया शुष्क धुलाई। और विलायक यानी किसी चीज़ को घोलने के लिए। फिर मिट्टी का तेल, स्टोव लैंप, जेट वायुयान के ईंधन के रूप में, डीजल, भारी वाहन, विद्युत जनित्रों के ईंधन के रूप में। अब ये विद्युत जनित्र क्या होते हैं, जैसे जब लाइट चली जाती है ना, तो कई बार हम जनरेटर का प्रयोग करते हैं, किस लिए, ताकि लाइट जलाने के लिए, तो उसमें जो ईंधन लगता है वो कौन सा होता है, ये डीजल। फिर स्नेहक तेल, चिकनाई पैदा करने के लिए, पैराफिन, मोम्स, मलहम, मोमबत्ती, वैसलीन बनाने के लिए, विटामिन्स जो होता है उससे पेंट और सड़क निर्माण किया जाता है। यहाँ पर ये और एक और चीज़ समझ लेते हैं, क्योंकि इससे भी कई ऑब्जेक्टिव्स आपके बनेंगे। ठीक, तो इसको हम समझ लेते हैं। पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इसे पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रो रसायन मतलब पेट्रोकेमिकल्स। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे, पॉलिस्टर, एक्रेलिन आदि बनाने में, आप लोग ये इस वर्ड को भी समझ लें, अपमार्जक रेशे। अपमार्जक रेशे पॉलिएस्टर, नाइलॉन और एक्रेलिक। तो ये क्या होता है, आप लोग कपड़े वगैरह यूज़ करते हैं, कई ऐसे होते हैं ना जो अगर हम जिनको जलाएं कभी कभी तो वो सुबुक सुबुक के जलते हैं, उनमें आग नहीं लगती है, धीरे 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 जलना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे ऐसे प्लास्टिक जैसे बन जाते हैं। तो वो रसायन जो रेशे होते हैं ना, नाइलॉन और एक्रेलिक, ये होते हैं। फिर पॉलीथीन तथा अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक की जो चीज़ें बनती है, पॉलीथीन, ये सब भी इसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब प्लास्टिक जो है वो बहुत हार्मफुल हो चुका है हमारे लिए, हमारी नालियाँ जो होती है ना उसमें गिर जाता है, उसको चॉक कर देता है। कई गाय जो होती है या जैव जंतु अगर इनको खा लेते हैं, इनके साथ हम खाना भर के इन्हें फेंक देते हैं ना, कई बार कुछ खाते झूठा रह जाता है, जानवर खा लेते, तो बेचारों के आंतों में फंस जाते हैं और उनकी बहुत खतरनाक डेथ होती है। तो अब आप लोग ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि पॉलीथीन में प्लीज़ अगर आप लोग फेंकते हैं तो उसमें कोई फूड मटेरियल मत डालिए, उसको अलग कर दीजिए, पॉलीथीन को अलग करिए, ताकि किसी की डेथ ना हो, और बहुत खतरनाक डेथ होती है वो। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्लास्टिक बन रहा है ना, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। आप जब हायर क्लासेस में आएंगे ना, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब इसके निर्माण की प्रक्रिया भी आपको समझाई जाएगी। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक यूरिया के उत्पादन में भी किया जाता है। यूरिया का नाम सभी ने सुना होगा, NH2CO, NH2 यूरिया, जिसे पौधों में डाला जाता है तो काफ़ी पैदावार बढ़ती है, तो उसको बनाने के लिए भी यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। बहुत अधिक इसका व्यावसायिक महत्व है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, काला सोना। क्या कहा जाता है इसे, काला सोना। मतलब ये सोने जितना कीमती है, तभी तो जहाँ पर जिन देशों में ये है वहाँ के काफ़ी समृद्ध हैं वो देश। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। यह महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन होता है, इसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा आसानी से किया जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर, अब ये वाला पॉइंट आप अच्छे से याद करिएगा, कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है। उच्च दाब पर संपीड़ित कर यानी कि कंप्रेस्ड कर CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, जिससे हम परिवहन में ईंधन के, जो हमारी गाड़ी वगैरह होती है ना, कई लोग
कार वगैरह में भी गैस की टंकी लगा लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसके जैसे पेट्रोल पंप होते हैं ना, ऐसे सीएनजी के भी पंप्स स्टेशन होते हैं जहाँ पे हम अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा सकते हैं, सीएनजी गैस डलवा सकते हैं। तो यह कम प्रदूषणकारी गैस होती है और एक स्वच्छ ईंधन होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे तो देख लिया कि वाहनों को चलाया जाता है सीएनजी, तो इसका मुख्य संगठक क्या होता है? जैसे हमने देखा एलपीजी का तो ब्यूटेन था, ऐसा इसमें भी लिख लीजिएगा, ये भी कई एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि सीएनजी का मेन संगठन क्या होता है? CH4। CH4 क्या हो गया? CH4। ये कौन सी गैस होती है? मैथेन। कौन सी गैस है? मैथेन गैस है। तो इसका मुख्य संगठक ये हो गया। क्वेश्चन यही पूछा जाता है। फिर इसका उपयोग घरों और कारखानों में भी सीधे यूज भी करते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, गोबर गैस संयंत्र, बायोगैस प्लांट, उसमें भी ऐसे ही होता है। उसमें जो गैस बनती है वो भी कौन सी होती है? सीएनजी ही होती है, मैथेन गैस ही बनती है, और उससे हम घरों में गैस को जलाते हैं, बायोगैस का उपयोग करते हैं, जिसपे खाना वाना बनाते हैं, और बल्ब भी जल सकता है, उससे घर में रोशनी भी की जा सकती है। ये कंप्लीट हो गया है अपना। अब देखिए ये जो है सीएनजी, इसको पाइपलाइन के द्वारा जो बड़ोदरा गुजरात है और दिल्ली के कुछ भागों में यहाँ पे इसका जो सप्लाई की जाती है। देवास में भी एक एरिया है जहाँ पे पाइपलाइन के द्वारा बायोगैस को सप्लाई किया जाता है। मुंबई जैसे बड़े शहर में जो जैव अपशिष्ट होते हैं ना, उसका निपटारण भी इसी माध्यम से किया जाता है। क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी कॉलोनी है भाई, अब गंदगी जहाँ निकल रही है, फिकल मटेरियल्स निकल रहे हैं, तो उसे कहाँ डाला जाएगा? आसपास सभी जगह कॉलोनीज बसी हुई है, कहीं नहीं डाला जा सकता है। तो क्या किया जाता है? वहाँ बड़े बड़े बायोगैस प्लांट्स बना दिए जाते हैं। उनमें जितनी भी शहर की गंदगियाँ होती हैं ना, जैसे कचरा है या जो सीवेज का जो निकला हुआ है, उन सबको पाइपलाइन द्वारा उस बायोगैस प्लांट तक पहुँचाया जाता है, और फिर वहाँ से जब ये गैस बनती है तो फिर इसको घरों में सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर बड़ोदरा में भी है, दिल्ली में भी है, और इसके द्वारा स्ट्रीट लाइट भी जलाई जाती है। मतलब गैसों को तो हम घर में तो यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट्स या लाइट्स लगाने के काम में भी ये आते हैं। अब प्राकृतिक गैस का उपयोग जो होता है बहुत सारे रसायन उर्वरक उद्योग के निर्माण में भी किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पर है इसके विशाल भंडार? तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में। अब देखो समुद्र में ही नहीं पाया जाता है, ये नदियों के जो बेसिन होते हैं उनमें भी हम खुदाई करके इन गैसेस को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे डेल्टास दिए, अब ये जो हमारे गुजरात के एरिया हैं, कच्छ का जो क्षेत्र हो जाता है ना, जहाँ पे दलदली एरिया, वहाँ पे बहुत सारी गैस, मैथोजोन्स जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत गैस बनाती है, मैथेन गैस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, क्या हम भी बना सकते हैं? नहीं, हम क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसको बनने में बहुत समय लगता है। हम बना तो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, जितना नेचुरल आसानी से मिल जाता है उससे कई ज़्यादा पैसा हमारा खर्च होगा। क्यों? क्योंकि हमको हाई टेम्परेचर भी चाहिए, हमको हाई प्रेशर भी चाहिए। वो हम कहाँ से लाएंगे? उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। उससे आसान तो क्या होता है कि हम गड्ढा खोदें और उसको निकाल लें। लेकिन हम लोग भी तो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। फिर कुछ प्राकृतिक सीमित संसाधन हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज, ये समाप्त हो सकते हैं। कोयला पेट्रोलियम ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों का समय लगता है, कुछ में 100 वर्ष। तो इस सब वजह से अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बता रखी है कि यदि हम इनको ईंधन के रूप में जलाते हैं, देखो एक तो ये खत्म हो जाएंगे, फिर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम कहाँ से लाएंगे। फिर दूसरा क्या करते हैं, इनको बहुत जलाया जाता है, उससे क्या होता है, नुकसान भी होता है। तो क्या नुकसान होता है? वायु प्रदूषण होता है, और वायु प्रदूषण से विश्व उष्मन होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके बारे में मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में भी बढ़ाया था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और ध्रुवीय क्षेत्रों की जो बर्फें हैं वो पिघल भी रही है। पिघलने से समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है, और समुद्र का स्तर बढ़ने से क्या नुकसान होगा, जो समुद्र के पास में स्थित शहर है, जैसे हम लोगों को पता है ना, द्वारिका डूब गई थी,
एक समय पुराने समय में, है ना। ऐसे ही जैसे मुंबई है या और भी जितने समुद्र के किनारे पे बसे हुए शहर, वो सब डूब जाएंगे यदि जल का स्तर बढ़ जाएगा। तो हमको ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल नहीं करनी है, हमें CO2 गैस बिल्कुल नहीं बनानी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम से कम बनाना है। तो हमको इनको इस तरह से ज़्यादा जलाना भी नहीं है। तो विश्व जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, विश्व उष्मण है, वो भी कम होगा। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय हमें पेट्रोल डीजल को बचाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो गाड़ी को समान और मध्यम गति से चलाना चाहिए। यातायात लाइटों को जैसे हमने यूज़ कर लिया, अब आप घर में भी ऐसे ही कीजिएगा। पहला पॉइंट तो ये है कि आप फालतू गाड़ी नहीं चलाइएगा, इसलिए क्योंकि गाड़ी चलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा इंजॉयमेंट होता है, उससे ज़्यादा साइकिल से इंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो साइकिल में किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। दूसरा, अगर हमारे घर में लाइट फालतू जलती है तो आप उसको स्विच को ऑफ करेंगे, क्योंकि यदि हम ही सब लोग सुधर जाएंगे ना तो पूरा हमारा देश सुधर जाएगा। लोगों की आदत रहती है चल रही है तो चलने दो भाई, वो तो उसके घर की है, सरकारी है, ये है वो है। लेकिन हम अगर ऐसे मन में ठान ले कि नहीं, जहाँ फालतू हमको वेस्टेज दिखेगा हम बंद कर देंगे, तो हम काफ़ी हमारे ऊर्जा स्रोत को बचा सकते हैं। आप टायरों में दाब भी सही देखिए गाड़ी के टायरों में अगर बराबर से हवा नहीं भरी होगी तो वो ज़्यादा खपत लेंगे, तो हमारा तेल भी ज़्यादा लगेगा गाड़ियों में। फिर गाड़ी का नियमित रख रखाव भी करना चाहिए। तो ये तो हमारा पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। लेकिन कई क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में और भी दूसरे तरह से आ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को उनके नाम भी बता देती हूँ। तो तेल शोधन जो शालाएँ हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो हम उनके नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है भारत में, तो जब स्वतंत्र नहीं हुआ था ना हमारा देश, तब से आसाम में तेल को देखिए कितना सारा है। हमारे भारत में बहुत तेल भंडारण क्षमता है ना। तो वहाँ सबसे पहले स्वतंत्रता के पहले भी आसाम में से इसको निकाला जाता था ज़मीन के अंदर से। अब यहाँ पे कहाँ पर है वो आसाम में, तो वो है डिगबोई में। अब यहाँ पे तो 1901 वर्ष दिया हुआ है और ये टन शोधन क्षमता भी दी है। लेकिन आप लोगों को ये एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस यही पूछा जाएगा। इधर वाला पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा कि असम डिगबोई सबसे अच्छा सा ये नाम याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नाम है। फिर मुंबई का नाम है HPCL और बम्बई हाई के नाम से भी ये फेमस है। बॉम्बे हाई के नाम से यह जगह फेमस है। अरब सागर, मुंबई कहाँ पर आ गया, अरब सागर। तो अरब सागर में अंदर काफ़ी अंदर जाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मुंबई में है। मुंबई में समुद्र जो अरब सागर है ना, अंदर जाना पड़ता है, वहाँ पे इसकी ड्रिलिंग मशीन काफ़ी बड़ा इसका वो संयंत्र लगा हुआ है। फिर मुंबई BPCL, फिर विशाखापट्टनम, गुवाहाटी असम, बरौनी बिहार, कोयली गुजरात, कोचिन, चेन्नई, हल्दिया, ये भी आप याद करिएगा। हल्दिया एक बंदरगाह भी है हल्दिया, और पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। फिर बोनगाई गांव असम, देखिए 3 असम में हम नाम पढ़ चुके हैं अभी। बोगाई गांव, फिर उत्तर प्रदेश में मथुरा में है, ये भी काफ़ी फेमस जगह है मथुरा वाली भी। करनाल हरियाणा में, जामनगर गुजरात में है। IOC पानीपत हरियाणा में, ये 2000 में बना है। फिर इसके बाद में हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं जो परीक्षा में आते हैं हमारी। तो मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, नाम से ही समझ में आ गया, हम लोग अभी पढ़े हुए इसलिए हमको फटाक से उत्तर आ गया। क्या आ जाएगा इसका उत्तर, कार्बनीकरण। फिर निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस तो सभी आ जाएंगे इसमें, पेट्रोलियम्स भी आ जाएंगे, प्राकृतिक गैस भी आ जाएगी और कोयला भी आ जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का तो दोनों ही उदाहरण है, कोयला भी है और पेट्रोलियम पदार्थ भी है, ये दोनों जीवाश्म ईंधन के रूप में यूज करते हैं। गर्म होकर जब कोयला जलता है तो कौन सी गैस निकलती है, सिंपल सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट दर्शाती है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कोयले के वर्ग में शामिल नहीं है, ये आप लोगों को बताना रह गया था, चलो आ गया तो ध्यान रहा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो कोयला जो है उसके अलग अलग प्रकार है, जिसमें एक होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमीन और तीसरा होता है लिग्नाइट। ये इसमें सबसे प्योर जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रोसाइट।
सबसे प्योर कोयला। तो ये सब कोयले वर्ग में शामिल है। कोयले वर्ग में कौन शामिल नहीं है? ये बॉक्साइट शामिल नहीं है। तो ये बॉक्साइट क्या है? ये जो बॉक्साइट होता है ना, एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम जो धातु होती है ना एक, वो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। तो ये तीनों क्या हो गए आपके? कोयले। अब पेट्रो का शाब्दिक अर्थ क्या है? पेट्रो, अच्छा ये पेट्रो जो होता है ना, इसको भी समझा देती हूँ मैं। पेट्रोलियम, पेट्रो मतलब पत्थर, पत्थर से जो तेल रसायन प्राप्त होता है ना, उसको बोला जाता है, इसीलिए तो इसका नाम पेट्रोलियम रखा गया है। तो यहाँ पर ये किससे? तो यहाँ पे तो सिर्फ ये पर्वत से मेच खा रहा है, भाई पत्थर और पर्वत, बाकी इनसे तो मैच नहीं आएगा इसका। तो पेट्रोलियम मतलब जो पर्वत, ये चट्टानों से या पत्थरों से प्राप्त होता है, उसे हम पेट्रोल कहते हैं। उद्योग में कोयले प्रक्रम में कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं? तो भाई सभी प्राप्त किए जाएंगे। कोक भी की जाएगी, कोक भी हो गई, कोलतार भी हो गई, और कोयला गैस भी हो गई। तो ये सभी इसमें, ये वाला उत्तर इसका राइट। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाले ईंधन को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलियम। क्या कहा जाता है? जो प्राकृतिक स्रोत से जो प्राप्त होता है वो पेट्रोलियम कहलाता है। फिर पेट्रोलियम के संघटक, इसमें तो सभी आ जाएंगे, तेल भी है, डीजल भी है, पैराफिन मोम भी है, सब आ जाएंगे। अब पैराफिन मोम की उपयोगिता क्या है? इससे मलहम बनाया जाता है, मोमबत्ती बनाई जाती है, वैसलीन बनाया जाता है। इसमें भी सारे उत्तर सही हो गए। ठीक। अब पेंट और सड़क निर्माण में बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है, ये तो अभी हमने पढ़ा भी है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन को प्रखर करने का प्रक्रम क्या कहा जाता है? मतलब पेट्रोल के अलग अलग, मैंने बताया था ना कि पेट्रोल, डीजल ये सब प्राप्त करना, तो इसे हम क्या कहेंगे? परिष्करण। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट हो गए। अब मैं इसके बाद में आपको एक बात बता देती हूँ। आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो रिच देश हैं, जैसे सऊदी अरब, क्यों रिच है? वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल प्राप्त होता है। कई देशों में तो युद्ध का कारण भी बना है। जैसे वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे तो क्या लड़ाई झगड़े चलते रहते, तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं हुआ। लेकिन सेकंड नंबर पे यदि हम देखें तो सऊदी अरब है, और सऊदी अरब जो है वहाँ पे सभी लोग काफ़ी पैसे वाले होते हैं। वहाँ के शेख आप लोगों ने देखे होंगे, तो कितना पैसा होता है उन लोगों के पास में। उसके बाद में दूसरा नाम हम देखेंगे कनाडा। कनाडा में सभी लोग लिटरेट होते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सभी लोग पैसे वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा ऑयल है। उसके बाद में जो नाम आएंगे उसमें है ईरान, है इराक है। इराक में युद्ध भी हुआ था। क्यों युद्ध हुआ था? अभी भी युद्ध चल रहे हैं। ये काहे के लिए चल रहे हैं? तेल के लिए। ये जो कोयला पेट्रोलियम है ना, जहाँ पे जिस देश में ज़्यादा होता है ना, तो फिर वो काफ़ी महंगे, हम देखें तो पेट्रोल डीजल कितने महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो हमको क्या करना है? हम भी बहुत पैसे वाले बन सकते हैं, बस हम इनका उपयोग सही तरीके से करें। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा काम में तो लेना है, लेकिन कम से कम खर्च में करना है, क्योंकि हमारे देश की जो है आबादी बहुत ज़्यादा है। तो हमको समृद्ध होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन फिर भी हम समृद्ध हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, और हम आगे भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो बस आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आया हो तो लाइक प्लीज़ कीजिएगा। तो बस अब इसको कंप्लीट करते हैं, और इन ऑब्जेक्टिव्स को ज़रूर तैयार करिएगा, ये एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ओके, बाय।